हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सीखने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के ऊपर। जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है। उससे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई जो हम लोगों ने लास्ट लेसन में सीखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, और एक दो न्यूमेरिकल भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो हम लोग टॉर्क करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी किसी भी डायपोल में। तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाइए डायपोल की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। सपोज कर लीजिए प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। हम मानते हैं कि प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस की ओर निकलती है। प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो माइनस की ओर निकलती है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एंटर होती है, और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है ना बच्चों। इसमें एंटर होती है ऑल डायरेक्शन से। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। जरा देखिएगा, रेडियली आउटवर्ड के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनती है, ऐसे। ये जो मैं आपके पास शेप बना रहा हूं, ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेस शेप हो गई है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जो मैंने आपको डॉटेड लाइन से दिखाया है। और जो मैंने आपको सॉलिड लाइन से दिखाया वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड होती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट हमें इसमें क्वेश्चन भी बनता है कभी बार कि सपोज कर लीजिए आपके पास तीन चार्ज है। सपोज कर लीजिए हमारे पास तीन चार्ज का एक सिस्टम है। तीन चार्ज वो कुछ इस तरह से लगे हुए कि यहाँ पे लगा हुआ क्यू, यहाँ लगा हुआ क्यू, और यहाँ लगा हुआ माइनस का क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है जिसकी साइड है ए। मान लीजिए आपके पास तीन चार्ज का सिस्टम है, क्यू क्यू माइनस टू क्यू, ये तीनों कोनों पे रखा हुआ है। इसका नाम है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ, और जिसकी साइड है ए, तीनों सेम है। मान लीजिए एंगल बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब हम लोगों ने निकालना है इसमें इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट। यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट। तो इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब डायपोल मोमेंट तब क्रिएट होता है जब माइनस और प्लस चार्ज होते हैं। अगर मान लो मैं इनको और इनको देखूं तो ये प्लस प्लस है, इक्वल है लेकिन दोनों प्लस है। अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये अपोजिट है लेकिन अनइक्वल है। इसको और इसको देखूं तो वो भी अपोजिट है लेकिन अनइक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस माइनस टू क्यू को तोड़ दूंगा दो हिस्सों में, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसको मैं यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस में तोड़ दूंगा, माइनस क्यू, इधर क्यू और क्यू। अब एक डायपोल मूवमेंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, एक डायपोल मूवमेंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो मान लीजिए इधर का डायपोल मूवमेंट है P1, इधर का डायपोल मूवमेंट है P2। तो P1 कितना बनेगा, तो P1 बनेगा Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस है A, तो Q इंटू A। सिमिलरली P2 कितना बनेगा, वो भी बनेगा Q इंटू A। अब इनके बीच में जो बनेगा एंगल 60 डिग्री था, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। तो हमारे पास ऐसे करके दो वेक्टर बन जाएंगे बच्चों। एक वेक्टर बन जाएगा P1 इस तरह से, एक वेक्टर बन जाएगा P2 इस तरह से, और बीच में इनका भाई एक रिजल्टेंट बनेगा PR। अब आप चाहे तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला से निकाल लो या फिर इसका वेक्टर फॉर्म निकाल लो। अब ये दोनों के दोनों जो है बराबर आएंगे। आप देख रहे हो दोनों के बराबर है, मैंने इनको एक कॉमन नाम दे दिया, सही कर दिया, P है। वो कितना है बच्चों, P। तो इधर कौन सा फॉर्म बन जाएगा, P, इधर 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, तो इधर बन जाएगा P cos 30, और एक और इसका भी बनेगा P cos 30, तो ये बन जाएगा 2P cos 30, और एक इधर बन जाएगा P sin 30, और एक इधर बन जाएगा P sin 30। तो आप लोग देखोगे P sin 30 P sin 30 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये बन जाएगा जो इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट बनेगा वो बनेगा 2P cos 30। अब जरा ध्यान से देखिए, P की वैल्यू यहाँ पे Q है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 घटा, तो इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट आ जाएगा √3QA। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर डायपोल मोमेंट ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल मैथड से भी आ सकते हैं और केस के हिसाब से भी आ सकते हैं। अगर मान लो आपको डायपोल रहेगा 5 सेंटीमीटर का और पूछा है 25 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू एल के मुकाबले बहुत बड़ी दिख रही है, 4 गुना बड़ी है, तो हम लोग उसमें केस वाला करेंगे कि जिसमें हम लोग एल को नेगलेक्ट मान लेंगे। लेकिन अगर सपोज कर लो कि आपके पास सिंपल है कि भाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, हमें 10 या 7 सेंटीमीटर पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट दे रहेगा, तब हम उसमें जनरल मेथड लगा के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। यहाँ तक आया बच्चों आप सबको समझ। अब आगे लिखेंगे हम लोग इसमें कि हमारे पास टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क टॉर्क जो मेन आता है आपके पास वो आता है टॉर्क कितना आएगा, जरा देखेंगे बच्चों।
किसी भी डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगेगा देखेंगे बच्चों जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी टॉर्क डेवलप्ड on a dipole placed in uniform electric field। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ, एक डायपोल रखा हुआ यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज, यहाँ रखा हुआ प्लस का क्यू चार्ज, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, और वो रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा। तो हम लोग अगर देखें तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी थीटा एंगल पे पी वेक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछा व्हाट इज दिस थीटा, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो थीटा होगा एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये डायपोल मूवमेंट बनेगा और ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बनेगा थीटा। अब जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसको, डायपोल को, तो कहते हैं दोनों पॉइंट के ऊपर ए और बी के ऊपर आपके पास फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस तरफ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस अपोजिट चार्ज। तो अगर हम लोग देखें इस डायपोल को, तो ए वाले पे लगेगा फोर्स मान लीजिए F1, F1 लगेगा प्लस का QE, ये लग जाएगा माइनस का F2 बन जाएगा माइनस का QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको देखूं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हम प्लस माइनस लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में F1 बन जाएगा प्लस का QE, और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है कहीं ना कहीं से, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2 माइनस का QE। तो ये दोनों जो फोर्स होंगे इनकी वजह से इस डायपोल में जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स वो आएगा F1 प्लस F2, तो यानी वो बन जाएगा प्लस का QE प्लस माइनस का QE। तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा जीरो, वो आएगा जीरो बच्चों, तो जीरो नेट फोर्स लगेगा। लेकिन ये दोनों जो फोर्स होंगे वो होंगे इक्वल एंड अपोजिट, हियर F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं किसी पॉइंट पे, किसी डिस्टेंस पे, तो वो वहां पे रोटेट करा देता है उस बॉडी को। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है, ये जो डायपोल है, सिस्टम है, ये रोटेट होने लग जाएगा, और इस चीज को हम बोलेंगे टॉर्क। तो जैसे ही फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे तो वहां पे एक टॉर्क डेवलप होगा, एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और टॉर्क का मतलब होगा कि अपनी जगह पे वो चीज गोल गोल ऐसे करके घूमने लग जाएगी। वो कुछ इस तरह से होते हैं, ध्यान से देखना। सपोज कर लीजिए एक पेन ये इधर है, एक पेन का पॉइंट इधर है, एक ऊपर वाला पॉइंट है, एक नीचे वाला पॉइंट है। अब मान लो मैं ऊपर वाले पॉइंट को फोर्स इधर लगा रहा, इधर लग रहा हॉरिजॉन्टल, नीचे वाले फोर्स पे इधर लग रहा लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल। तो क्या करेगा ये ऐसे करके अपनी जगह पे ऐसे करके गोल गोल घूमने लग जाएगा अपनी जगह पे, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे रोटेशन। और हम लोगों ने क्लास 11th में रोटेशन चैप्टर में सीखा था कि जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वहां पे मूवमेंट ऑफ फोर्स लग जाता है, जिसको हम कपल भी बोलते हैं, और जिसका तीसरा नाम होता है टॉर्क। तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसमें टॉर्क का जो सिंबल होता है वो होता है टॉ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, जो भी दो फोर्स टॉर्क लगा रहे उनमें से कोई एक फोर्स, वो भी खासकर उसका मैग्नीट्यूड, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे आइदर फोर्स का नाम क्या है, मान लीजिए मैं F1 ले रहा हूं, तो F1 इनटू मतलब मैग्नीट्यूड लेके F1 का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये M पे आके मिल रही है, तो वर्टिकल लाइन जो बनेगी वो बनेगी AM। वो वर्टिकल लाइन क्या बनेगी बच्चों, AM। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब लोग हम यहाँ क्या करेंगे, हियर F1 की वैल्यू पुट करेंगे QE, और AM का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने होता है हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो कहते हैं नीचे भी थीटा बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, यहाँ पे ऐसे करके, तो ये भी थीटा बन जाएगा। तो सामने वाली लाइन बन जाएगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज यानी 2l साइन थीटा। अब इन दोनों की इक्वेशन को पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तब हमारे पास जो टॉर्क बनेगा वो कितना बनेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा QE इंटू 2l साइन थीटा।
Q इंटू ट्वेल्व क्या होता है बच्चों? Q इंटू टी होता है P, तो ये बन जाएगा P साइन थीटा। अब आप लोगों को पता है जब एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दूसरी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और उनके बीच में साइन थीटा आता है तो वो सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट में आता है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और जब ये खुलेगा तो ये खुलेगा कुछ इस तरह से, पी ई साइन थीटा इनटू एन कैप। ये एन कैप क्या शो करेगा यहाँ पे? वैसे एन कैप शो करेगा डायरेक्शन, एन कैप शो करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। जो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखो बच्चों को निकालने का एक तरीका होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं पहले तो वो सीखते हैं, चलो फिर डायरेक्शन का भी सीखेंगे। तो मैं ये रब कर रहा हूं जरा, मैं आपको टॉर्क निकालना सिखा रहा हूं कि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकालेंगे। देखेंगे बच्चों, मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि पी वेक्टर जो है हमारे पास वो है पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। और मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यहाँ पे जो पी एक्स पी वाई पी जेड जो है वो है डाइपोल मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मुझे टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मॉडुलस मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं आई जे और के। पहले पी लिखा है तो पी के कंपोनेंट लिखेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लिखेंगे ई एक्स ई वाई ई जेड। यहाँ लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्लस का आई कैप, तो प्लस का आई कैप छुपाएंगे, ठीक है ना, डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। तो देखो इन दोनों को क्रॉस करेंगे, ये बन जाएगा पी वाई ई जेड। अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन पी जेड ई वाई, फिर माइनस का जे कैप क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो माइनस का जे कैप पी एक्स ई जेड पी एक्स ई जेड माइनस का पी जेड ई एक्स। ठीक है बच्चों, और लास्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे के कैप वाला। तो के कैप वाला जरा देखेंगे बच्चों, प्लस का के कैप छुपाओ इसको, पी एक्स ई वाई माइनस पी वाई ई एक्स। तो इस तरह से हम लोग टॉर्क के वेक्टर का फॉर्मूला निकाल लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जिसमें अगर हम इसको कंपेयर करेंगे टॉर्क को तो इसको भी ऐसे करके लिखा जाता है, टॉर्क एक्स आई कैप टॉर्क वाई जे कैप प्लस टॉर्क जेड के कैप। तो इसमें से टॉर्क एक्स की वैल्यू कितनी होगी अलोंग एक्स एक्सिस, अगर कंपेयर करूं वाई साइड वाला तो वो बन जाएगा पी वाई ई जेड माइनस पी जेड ई वाई। सिमिलरली टॉर्क वाई कितना होगा, ये होगा माइनस में, तो माइनस साइन अंदर भेजो क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस साइन अंदर भेजोगे तो ये प्लस बनेगा, तो उल्टा कर दो तो बन जाएगा पी जेड ई एक्स माइनस पी एक्स ई जेड। और तीसरा निकालेंगे टाउ जेड वेक्टर, यहाँ पे निकालेंगे तो ये बनेगा कंपोनेंट, वो तो सही बनेगा पी एक्स ई वाई माइनस पी वाई ई एक्स। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट निकाल लेंगे इसके। लेकिन जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं जो डायरेक्शन होती है इसमें कि टॉर्क वेक्टर का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो पहले वाला जो वेक्टर होता है उस पर रखते हैं राइट हैंड, अपना राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे। तो राइट हैंड जो है हम लोग रखते हैं पहले वाले वेक्टर की तरफ, और इस तरह से रखते हैं कि उसमें जो हथेली हमारी पाम वो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ झुकी होनी चाहिए। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मेरे पास एक डायपोल है, डायपोल ऐसे रखा हुआ किसी इंक्लाइंड प्लेन पर थीटा एंगल पर रखा हुआ। तो देखेंगे जरा, डायपोल इस तरह से हाथ रखो पी पे, क्योंकि पहला वाला पी लिखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी पहला होता है, अगर पहले ई होता तो ई की तरफ हाथ रखते, अभी पी है तो पी की तरफ हाथ रखेंगे। तो पी की तरफ हाथ इस तरह से रखेंगे कि जो पाम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ झुके। और अब इसको बंद करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारा अंगूठा, अभी आपको दिख नहीं रहा है अंगूठा बाहर से, तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे करता हूँ वर्टिकल प्लेन में तो अंगूठा आपको दिख रहा है। अब मान लो मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे जो मेरा अंगूठा है वो बोर्ड की तरफ जा रहा है, बोर्ड की तरफ। तो अंगूठा जो डायरेक्शन बताएगा वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और इसमें पी वेक्टर पहले ही क्यों आया, ई क्यों नहीं आया, हो तो ये भी सकता था ई क्रॉस पी क्रॉस पी, ई इसलिए आया, पी क्रॉस ई इसलिए आया है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसको हमने फिक्स कर रखा है, हमने सेम रखा है। चेंज हो रहा है हमारा डायपोल, क्योंकि जब डायपोल रोटेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक जैसी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डायपोल इसमें रोटेट होता रहेगा अलग अलग एंगल से। मान लो कभी 0 डिग्री,
कभी 90 डिग्री, कभी 180 डिग्री, कभी 270 डिग्री, कभी कोई और एंगल, ठीक है ना, 135 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो जब डाइपोल रोटेट होता है यानी पी वेक्टर वो चेंज हो रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो जब पी वेक्टर जब चेंज होगा तो जो पहले जो चेंज होता है ना, हमेशा पहली क्वांटिटी वही आती है क्रॉस प्रोडक्ट में। पहली क्वांटिटी वो लिखते हैं क्रॉस में जो पहले चेंज हो रही होती है। डॉट में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन क्रॉस के लिए रूल होते हैं, जो पहले चेंज हो रहा है उसको लिखो, फिर क्रॉस वो क्वांटिटी लिखो जो हमेशा से फिक्स है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आप सबको। और डायरेक्शन के लिए क्या करना है, पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रखना है, हैंड रखना है, और दूसरे वाले की तरफ पाम जाना चाहिए, हथेली जानी चाहिए। तो अंगूठा इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो इसमें हमें डायरेक्शन के लिए क्या रखना है, यहाँ पे रखना है प्लेस राइट हैंड, प्लेस राइट हैंड। मैं आपको शॉर्ट में सिखा रहा हूं। और ई वेक्टर की तरफ होना चाहिए टुवर्ड्स पाम, उसमें तरफ पाम होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी तरफ, सॉरी एरो उल्टा बना दिया, हाँ इसकी तरफ पाम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जो अंगूठा है, जो थंब है, थंब वो रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करेगा। और पी वेक्टर पहले क्यों आया, क्योंकि जो वेरिएबल होता है जो पहले चेंज हो सकता है उसको हम लोग लिखते हैं हमेशा क्रॉस में, पहले वही लिखा होता है। अब अगर आपके पेपर में आ गया, जैसे मान लो अभी तो आप ये टॉर्क पढ़ रहे हो, पी आएगा, ठीक है, आगे चल के आप लोग सीखेंगे जब चार्ज चलता है तो उसमें कोई वेलोसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो वेलोसिटी पहले क्यों आती है, उसमें भी हम लोग ये सिखाते हैं आपको कि वेलोसिटी वेरिएबल होती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर रखा होता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फिक्स है, इसलिए दूसरी बात क्रॉस पे पहले वो आएगा तो चेंज हो रहा होता है। अब बच्चों इसके अंदर में कुछ केस होते हैं हमारे पास, जरा ध्यान से देखेगा। टॉर्क का जो फॉर्मूला आया आपके पास, जरा देखेंगे बच्चों, टॉर्क का जो फॉर्मूला आया वो आया पीई साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आया पीई साइन थीटा। तो बेटा इसके अंदर तीन केस आते हैं हमारे पास। अगर थीटा हो 0 डिग्री, थीटा 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, हमारे जो डायपोल मूवमेंट है, क्योंकि थीटा होता था एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल मूवमेंट की भी सेम डायरेक्शन होगी, यानी माइनस चार्ज यहां आ गया, प्लस चार्ज यहां आ गया। इट मीन्स डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में हो गए। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, डायपोल इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा पीई साइन 0 डिग्री, साइन 0 होता है बेटा 0, तो टॉर्क लगेगा 0, यानी सबसे कम टॉर्क लगेगा। दूसरा केस होता है थीटा आ रहा है, मान लीजिए थीटा आ रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह फिक्स है, इसमें जो डायपोल है वो 90 डिग्री पे चला गया, 90 डिग्री पे चला गया, इसका मतलब माइनस साइन यहाँ के नीचे आ गया, नीचे लगा लो या ऊपर ही लगा लो, और प्लस चार्ज ऊपर की तरफ हो गया, तब तो डायपोल मोड नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री वो भी हो सकता था। तो इसका मतलब ये होता है, इट मींस पी वेक्टर एंड ई वेक्टर मेक्स 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगे। और दूसरी भाषा में ये बोल सकता हूँ, डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आएगा, पीई साइन 90, साइन 90 होता है बेटा 1, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा पीई, दिस इज योर मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है 90 डिग्री पे। तीसरा हो गया, थीटा हो गया 180, 180 इन द सेंस, देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पे हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टली, वो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मत चेंज करना। डायपोल इसका अपोजिट आ गया, और ये देखिए 180 डिग्री बन गया यहाँ पे, 180 डिग्री, या थीटा 0 या थीटा 90 या 180। तो इसका मतलब होता है, इट मींस डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। या शॉर्टकट में बोलो डायपोल इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मेक्स 180 डिग्री, इसका मतलब माइनस साइन यहाँ आ गया और प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, तभी तो डायरेक्शन ऐसे बन रही है। तो इसमें जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा पीई साइन 180। अब साइन 180 बच्चों 0 होता है, -1 मत बोलना, वो cos 180 होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम जगह पे ये बच्चे सोचते हैं कि साइन 180 भी 0, नहीं, साइन 180 जो होता है, सॉरी साइन 180 -1 होता है, बच्चे ये सोचते हैं, लेकिन साइन 180 होता है 0, ठीक है ना। तो टॉर्क की वैल्यू क्या बन गई 0। अब देखेंगे बच्चों,
तो टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम कंडीशन आएगा 90 डिग्री पे यानी 90 डिग्री पे, यानी इस कंडीशन में टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा किसी भी डाइपोल के ऊपर। आई बात समझ? तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर सपोज कर लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, प्लस चार्ज पे और माइनस चार्ज पे, जिसमें नेट फोर्स 0 आता है और उसमें एक टॉर्क लगता है, क्योंकि वो डाइपोल अपनी जगह पे गोल गोल ऐसे ऐसे करके घूमने लग जाता है। अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखते हैं। सपोज करो प्लस इधर है तो फोर्स इधर लगेगा हॉरिजॉन्टली, माइनस इधर है तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड लगेगा। तो डाइपोल ऐसे करके घूमेगा क्लॉकवाइज, आपके अकॉर्डिंग तो क्लॉकवाइज घूमेगा जो मैंने बनाया। अगर आपको प्लस इधर होता माइनस उधर होता इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे होता और ऐसे होता, तो फोर्स ऐसे करके लग जाता, एंटी क्लॉकवाइज लग जाता। तो यानी कहने का मतलब है टॉर्क, कि टॉर्क जो है वो उस डाइपोल को वहीं पर रोटेट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा बच्चों? रोटेट करने लग जाएगा। अब जब वो रोटेट हो रहा होगा तो बेटा वहां पे ना, सपोज कर लो कि मेरे पास जब टॉर्क रोटेट हो रहा है, टॉर्क मतलब रोटेशन हो रहा है किसी भी डाइपोल पे, तो वहां पे एक टाइम पीरियड क्रिएट होगा कि वो कितना टाइम पीरियड लेगा रेवोल्यूशन में, मतलब रोटेशन में। तो अब हम लोग निकालेंगे कि इसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो देखो बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल का रोटेशन है उसमें कितना टाइम पीरियड वहां पे लगेगा। चलो बच्चों कैसे निकालेंगे? अब हम जैसे कि जानते हैं एस टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लेना है थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, कि जो एंगल जो रोटेट कर रहा है, वो एंगल जो रोटेट कर रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा से। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पी थीटा, फर्स्ट पार्ट ये आ गया। अब आप जानते हो एल बाय रोटेशन, एल बाय रोटेशन टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। ये देखिए मैं आपको ये जो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं ना आई इंटू अल्फा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आई होता है वो करंट नहीं है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो अल्फा है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जरा ध्यान रखिएगा ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। लेकिन ये जो रोटेशन की वजह से जो टॉर्क लग रहा, ये वाला टॉर्क आई अल्फा, ये होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। इस टॉर्क को हम एक नाम देंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क विद माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो अप्लाइड टॉर्क है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमारे पास हुआ क्या यहाँ पे कि हमने टाइम पीरियड निकालना था डाइपोल का, तो टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा, तो ये वो टॉर्क है जो अप्लाइड हुआ, ये अप्लाइड टॉर्क है बच्चों, दिस इज योर अप्लाइड टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क ये है आपके पास, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। और रोटेशन की वजह से उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगा जो उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन से रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। लेकिन कहते हैं न्यूटन तीसरे नियम के अनुसार कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो अप्लाइड टॉर्क के इक्वल और अपोजिट होता है बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी थीटा इज इक्वल टू माइनस का आई अल्फा, वेयर थीटा इज इक्वल टू माइनस का आई अपॉन पीई अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू आप ऐसे बोल दो माइनस का पीई थीटा बाय आई, वेयर पी इज डाइपोल मोमेंट, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं अल्फा जो होता है, अल्फा वो होता है डी ओमेगा बाय dt, और ओमेगा होता है डी थीटा बाय dt। तो यहाँ पे हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास अल्फा का एक फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा? d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, वो यहाँ लाके रखेंगे तो बन जाएगा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा, प्लस का पीई अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा। अब अगर मान लो मैं देखूं तो हमारे पास हो क्या रहा कि जो टॉर्क लग रहा है जिसमें डाइपोल घूम रहा है,
तो ये अपने मोशन को दोबारा रिपीट कर रहा है इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। और जब वो अपनी जगह पे रोटेट करता है, वो पीरियोडिक मोशन देता है, तो साथ ही साथ वो वहां पे वाइब्रेट, वो वहां पे ऑसिलेट भी कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपना इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें हमारे पास एक एसएचएम बन जाएगा। एसएचएम की इक्वेशन आप लोग हर कोई जानते हो। एसएचएम की इक्वेशन इस तरह से होती है, वैसे d2x मतलब डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होती है वो, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0, एक्स की जगह पे y भी ले रखा होता है कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट y ले रखा तो d2y by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इजिकल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0। अभी यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नहीं है बेटा, वहां पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो चीज अपनी जगह पे रोटेट हो रही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो एसएचएम की जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, पीई अपॉन आई, पीई अपॉन आई। तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान देना। तो देखेंगे बच्चों ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा आएगा अंडर रूट पीई अपॉन आई। अब ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाय टी, तो ये आएगा अंडर रूट पीई बाय आई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। दिस इज योर टाइम पीरियड फॉर रोटेशन ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने इसमें कैसे सीखा कि हमारे पास एक अप्लाइड टॉर्क हुआ, वो कितना लगा, पीई साइन थीटा, थीटा को छोटा माना हमने, इसमें रटा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि थीटा को हमने छोटा माना कि एंगल जो डिस्प्लेस हो रहा है वो छोटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा एंगल है, ठीक है। तो उसी को दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रिस्टोर करेगा, तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, और जिसमें हमारे पास सिर्फ तब पता चलेगा ये पीरियोडिक मोशन देगा, क्योंकि डायपोल जब घूमेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो अपने आप को, तो सपोज कर लीजिए डायपोल है, ऐसे करके घूम रहा है, तो वो अपने आप को रिपीट करेगा इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, वो वापस आएगा, फिर वो वापस घूमेगा। तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन और एसएचएम। तो जिसमें अगर हम कंपेयर करें एसएचएम से, वो भी एंगुलर एसएचएम से अगर हम कंपेयर करें, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी पीई अपॉन आई, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, जहां पे आई का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट करंट, पहले बता दूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये होगा पीई। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए, क्लास 11th में सिखाया जाता है, अलग अलग बॉडी का अलग होता है। अब जैसे स्पेयर का कितना है, स्पेयर का होता है 2/5 करके mr स्क्वायर। सिमिलरली किसी भी डिस्क का कितना है, रिंग का कितना है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से। आई बात समझ, नहीं तो अगर कोई न्यूमेरिकल आया डायरेक्टली कि टाइम पीरियड निकालो तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा होता है वैसे, पर हाँ कंपटीशन में तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है कि मास दे रखा होता है, डिस्टेंस दे रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा इसमें कि हम लोग टॉर्क कितना निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रखा है, और टाइम पीरियड कितना निकालेंगे अगर उसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो टाइम पीरियड के लिए याद रखिएगा वहां पे दो कंडीशन आएगी, अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसमें आंसर निकालेंगे। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।